हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है और अपने 3-4 दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर देना है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारत की राजव्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम संविधान के जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि संविधान का सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ, संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो ये सारी क्लासेस लास्ट क्लासेस में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो क्लासेस देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषता। जो भारतीय संविधान है हमारा, उसकी विशेषता, ये संविधान की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देती हूँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो भारत का जो संविधान है, इसकी जो महत्वपूर्ण, देखो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि विशेषता का मीनिंग समझ लेते हैं कि विशेषता किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पेड़ है, इस पेड़ में चाहे ये पेड़ बबूल का हो चाहे आम का हो, ये जिस भी जैसे जो भी इसके अंतर्गत या जैसा ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सभी पूरा ये मिलकर क्या बनाता है, इसकी विशेषताएं। चाहे बबूल का है तो कड़वा हो सकता है, इसकी पत्तियां कड़वी हो सकती है, और या फिर यूँ कहे कि अगर ये आम का है तो इसकी जो है जैसे मीठे फल दे सकता है। लेकिन चाहे इसके अवगुण हो चाहे गुण हो, ठीक है, ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, विशेषताओं के अंदर। तो विशेषताओं में हमेशा गुणों को सम्मिलित नहीं किया जाता, अवगुणों को भी सम्मिलित किया जाता है। विशेषता मतलब कि आपकी किसी भी व्यक्ति की किसी विषय वस्तु का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हम लोगों की बात करें तो हमारी पर्सनैलिटीज में अच्छाई बुराई दोनों ही सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताओं में कुछ जैसे अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी है, तो दोनों हम जो है एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो यहाँ क्लास में आपको प्रॉपर बने रहना है, पूरे वीडियो को देखना है, और तो संपूर्ण जो विशेषता हम कंप्लीट करने वाले हैं आज के इस क्लास के अंदर। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहली जो विशेषता है भारतीय संविधान, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संविधान मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, टोटल अनुच्छेदों की संख्या थी 395, और टोटल जो भाग थे वो थे 22 और 8 अनुसूचियां थी। जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान तो है, लेकिन अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद और 27 संशोधन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहली जो विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि सबसे लंबा व लिखित संविधान, सबसे लंबा व लिखित संविधान। सबसे लंबा व लिखित संविधान कौन सा हो जाएगा, भारत का संविधान, सबसे लंबा और लिखित संविधान। तो यहाँ पर हम मूल संविधान में जो कितने अनुच्छेद थे ये भी लिखेंगे, और वर्तमान में कितने हैं टोटल अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां, वो भी लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, कंपैरेटिव करते हुए पढ़ेंगे। तो मूल संविधान में कुल भाग लिख लेंगे 22, कुल भाग कितने थे 22, और कुल अनुच्छेद थे 395, ठीक है। और वहीं हम अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां टोटल कितनी थी, अनुसूचियां टोटल थी 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, लेकिन वर्तमान के अंतर्गत भी अनुच्छेदों की संख्या बढ़ ही रही है, कमी नहीं हुई है, ठीक है। जैसे भी संविधान संशोधन किया गया, जो भी अमेंडमेंट्स लाए गए, तो उसके द्वारा जो है संविधान में जो है और भी अनुच्छेद और विभाग ऐड किए जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे वर्तमान संविधान के अंदर कुल अनुच्छेद आपके हैं 470 हो चुके हैं। कुल भाग की बात करें तो आपके 25 हो चुके हैं, और कुल अनुसूचियों की बात करें तो टोटल कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है, ठीक है। जैसे कल हमने जो अनुसूचियां डिस्कस की थी, कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रही है, तो आपको ये क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद में वो क्लास जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने ट्रिक्स के माध्यम से समझाया है कि जो 12 अनुसूचियां, टोटल अनुसूचियां आप एक वीडियो देखते ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर जाकर देखना है। तो यहाँ वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी है, और ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी।
जैसे आपकी 9वीं अनुसूची है, पहले संविधान संशोधन 1951 में किया गया, उसके द्वारा जोड़ी गई। फिर 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 9वीं अनुसूची तो आपके भूमि सुधार से संबंधित थी, तो यहाँ 10वीं अनुसूची फिर जोड़ी गई, तो वो आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। और उसके बाद में फिर 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 92, 93 के अंतर्गत, भाई 1992 और 93 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद माध्यम से जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर भारत का जो संविधान कैसा है, यहाँ पर तो सबसे लंबा संविधान का हमने लक्षण पढ़ लिया। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में ये लिख लेते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान भी है। तो यहाँ पर भाई भारत का संविधान लिखित, वो मैंने हेडिंग में लिखवा दिया, तो अलग से लिखवाने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी हम विशेषता पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ब्रिटेन का संविधान है ना, उससे हमने बहुत सारे, जैसे आप संसदीय मॉडल हो गया सरकार का, इसके अलावा जैसे एकल नागरिकता हो गई, ये सारे जो हमने ग्रहण तो किए हैं, लेकिन ये सभी जो तत्व है ना ग्रहण किए हैं भले ही है, लेकिन अब ब्रिटेन का जो संविधान कैसा है, वो अलिखित संविधान है। आई होप आप सभी को आवाज़ ठीक से आ रही होगी। ये माइक थोड़ा मुझे अनकम्फर्ट है, तो यहाँ ये थोड़ा मैं ठीक कर लेती हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, अलिखित, और जबकि अमेरिका का है लिखित, और भारत का संविधान भी कैसा है, लिखित। तो अमेरिका के अंतर्गत मतलब जिसने, जैसे आपके संसद ने जो बना दिया ना, एक बार मैं इसको ठीक कर, तो यहाँ क्या है कि ब्रिटेन के अंतर्गत संसद ने जो बता दिया ना, जो बना दिया, वही कानून क्या है, अप्लाई हो जाता है। लिखित के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम दूसरी विशेषता क्या पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता का समन्वय, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, नम्य का अर्थ क्या होता है, नम्य का अर्थ होता है भाई क्या, लचीला, और यहाँ पर अनम्य का अर्थ क्या हो जाएगा, कठोर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई हमारा नेचर भी तो लचीला भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है और कठोर भी होता है। तो देखो मान लो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, आप सभी स्टूडेंट से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, अगर मान लो 3 दोस्त हैं, आपकी जो भी मंडली है, मित्र मंडली, उसके अंदर 3 दोस्त हैं, ए दोस्त है, बी है और सी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी टॉपर है। ठीक है, ये भी है, ये भी भाई, ये भी टॉप पे रहता है, ये भी। ठीक है, तीनों ही इंटेलिजेंट है, तीनों ही प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेचर की बात करें हम, तो ये जो है ना ए, ये थोड़ा सा क्या है, फ्लेक्सिबल है, अर्थात नम्य है। ठीक है, सी कैसा है, कठोर है। कठोर कैसे, जैसे मान लो अगर ये तीनों ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन तीनों को किसी फंक्शन में जाना हो, तो ये बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी। मतलब ये ऐसा है कि सिर्फ प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन ही करनी है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है, नम्य है, तो ये सोचेगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे तो पढ़ाई का टाइम में पढ़ाई करो, एंजॉय का टाइम में एंजॉय करो। ठीक है, यहाँ पे इसका जो ये नेचर है, ये फ्लेक्सिबल नेचर है। तो ऐसा ही हमारा संविधान का नेचर है। अब यहाँ तीसरा व्यक्ति, चलो तीसरे की बात ही नहीं की, हमने 2 के अंदर ही कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हमारा संविधान आवश्यकता पड़ने पर हम कठोर भी, मतलब कठोर रवैया भी अपनाते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर लचीला भी। कैसे, संविधान में जब भी हमें परिवर्तन करना हो तो हम क्या करेंगे कि एक 2 तरह से जो है परिवर्तन किया जाता है, तो साधारण बहुमत के द्वारा और एक विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, संविधान में जब भी संशोधन करना हो, क्योंकि आप सभी को पता है संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था, तो उस वक्त ऐसी हमारे सामने नहीं थी जो फ्यूचर में आ सकती थी। तो उन्होंने अवशिष्ट शक्तियां है ना, जैसे 3, जैसे देखो क्या है कि शक्तियों का जो विभाजन है ना, 3 जो सूचियों के अंदर किया गया है। ठीक है, शक्तियों का जो विभाजन है 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। इधर लिख देती हूँ मैं, 3 सूचियां कौन कौन सी है आपकी, संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, तीसरी क्या हो जाएगी, समवर्ती सूची। अब यहाँ इसके अंतर्गत ये तो है, केंद्र सरकार को इसमें क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। इसमें जितने भी विषय है ना, उस पर कौन निर्णय लेगा, केंद्र सरकार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपके, ये क्या हो चुका है, 1 मिनट, व्हाइट बोर्ड। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कौन, इस पर राज्य सूची में आने वाले विषयों पर कौन बनाएगा नियम, आपकी राज्य सरकार। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में समवर्ती सूची, दोनों राज्य, संघ और राज्य, ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे विषय थे जो उस वक्त जो है अवेलेबल थे, मतलब ऐसे विषय जो सरकार के सामने थे, उन पर कानून बनाया जाना था, और साथ ही उन पर जो है बहुत सारे कार्य किए जाने थे। लेकिन फ्यूचर में भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार समय भी बदलता है, आवश्यकताएं भी अलग हो जाती है,
तो यहाँ पर ऐसे कुछ विषय आगे फ्यूचर के लिए संभावित रूप में रखे गए, जिनको क्या कहा गया, अवशिष्ट शक्तियां। भाई अवशिष्ट शक्तियां मतलब कि जो फ्यूचर में इन पर कानून बनाया जा सकता है। जैसे मान लो इंटरनेट का उस वक्त कोई प्रचलन नहीं था, अब इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के लिए बहुत सारे कानून भी बनाए जाते हैं। जैसे आपके साइबर क्राइम होते तो उसको रोकने के लिए भी, फ्रॉड्स होते तो उनको रोकने के लिए भी इंटरनेट भाई सुविधा है, तो साथ में हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो है इंटरनेट से रिलेटेड मान लो कोई कानून बनाया जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, अब ये उस वक्त तो नहीं था, ये अवशिष्ट शक्तियों में आ जाएगा। तो इस पर कानून कौन बनाएगा आपके, अब ये जो अवशिष्ट शक्तियां है ना, ये किसको दी गई है, आपके केंद्र सरकार को। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे आ जाए क्वेश्चन में क्वेश्चन कि भाई अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, अगर केंद्र सरकार आता है तब तो केंद्र सरकार करेंगे, अगर केंद्र सरकार नहीं है ऑप्शन में तो संसद करेंगे, और केंद्र सरकार और संसद दोनों है तो फिर क्या करेंगे, केंद्र सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार को दिया गया है। तो यहाँ पर अब ये जो केंद्र सरकार जब कोई नियम बनाएगी तो नियमों के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कोई नियमों पहले जो नियम बनाए जा चुके हैं उनमें क्या करना है, अब संशोधन करना है। ठीक है, तो संशोधन जो है दो प्रकार से होता है, एक तो साधारण बहुमत द्वारा, और एक कैसे हो जाएगा, विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देखो एक चीज क्लियर है, मत का मतलब तो क्या, समर्थन, वोट। ठीक है, अब यहाँ बहु मतलब जिसका ज्यादा वोट हो, दोनों में ही है, ज्यादा वोटिंग तो दोनों में चाहिए। नहीं, साधारण बहुमत में तो क्या होता है, इसके अंतर्गत तो क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा में जितने सदस्य उपस्थित है, दोनों सदनों में जितने सदस्य उपस्थित है उनके 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा संशोधन किया जा सकेगा। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होगा, लोकसभा और आपके राज्यसभा दोनों के टोटल जितने सदस्य है ना, उनका 2/3 बहुमत, साथ में आपके आधे राज्यों जैसे 28 है तो 28 के आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा अनुमोदन किया जाना भी आवश्यक है। ठीक है, उनके द्वारा स्वीकृति की जानी भी आवश्यक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो ये नम्यता और अनम्यता का समन्वय कैसे है कि हमारे, जैसे मान लो ये मैं एक बार स्लाइड चेंज कर देती हूँ, उस पर लिख देती हूँ दोबारा से, क्योंकि ये तो मैंने पूरा समझाने के लिए लिखा था, इतना सब कुछ हटाना पड़ेगा अभी। तो दूसरा हम दोबारा से लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप नम्यता और अनम्यता का समन्वय। तो यहाँ पर ये अपन ने लिख दिया है। अब यहाँ देखेंगे, नम्यता का मतलब हो गया लचीला और कठोर का मतलब हो गया जो है अनम्यता का मतलब हो गया कठोर। तो यहाँ हमारे भारत के अंतर्गत में साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है, मतलब संविधान को बदला जा सकता है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ नम्यता का हो गया, नम्यता की विशेषता हो गई। और दूसरी कठोर तरीका है, भाई ऐसे बहुत सारे प्रावधान है जिस ऐसे ही चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हो गई इसकी अनम्यता की विशेषता। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे संविधान में संशोधन, इसके अंदर जो लिखने का मैटर है ना, वो लिखना है आपको संविधान में संशोधन साधारण बहुमत तथा विशेष बहुमत। अब यहाँ लिख देंगे भाई ये संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 368। ठीक है, तो ये भी हो गया, विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ये इस प्रकार से लिख लेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे ये पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरी विशेषता हमने पढ़ ली, एक पहली विशेषता हुई लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, और दूसरी विशेषता क्या है कि नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरी विशेषता हम डिस्कस करते हैं, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरी विशेषता में क्या हो जाएगी, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास में जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, हमारा देश आजाद कब हुआ था, 1947 में, 1947 में। ठीक है, तो जब हमारा संविधान आजाद हुआ तो हमारा संविधान एक नव शिशु के रूप में था। साथ हमारे संविधाताओं के पास में बहुत सारे विकल्प थे
कि किन विकल्पों को ध्यान में रखकर हम कैसी विशेषताओं को हम फॉलो करें और हमारे देश में अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे सामने जैसे अमेरिका का भी विकल्प है, ठीक है, और हमारे सामने किसका विकल्प है, ब्रिटेन का भी विकल्प है। अब ब्रिटेन से ही हम क्या हुए थे, आजाद हुए। भाई ब्रिटेन ने ही तो गुलाम बना रखा था ना, ब्रिटेन का ही भारत क्या था, उपनिवेश था। ब्रिटेन का ही भारत क्या था, एक उपनिवेश था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेरिका के अंतर्गत तो कैसी शासन प्रणाली प्रचलित है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, और ब्रिटेन में कैसी शासन प्रणाली प्रचलित थी, संसदीय शासन प्रणाली। तो हम लोगों ने क्या किया, संसदीय जो शासन प्रणाली है ना ब्रिटेन की, उसको हमने ग्रहण कर लिया। अब ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद होती है पर्टिकुलर, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति और आपकी राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे प्रधानमंत्री तो आए नहीं, प्रधानमंत्री लोकसभा का ही तो सदस्य होता है ना। देखो इधर लिखती हूँ मैं एक बार, संसदीय जो शासन प्रणाली है उसमें संसद होती है, ठीक है। अब संसद में ऐसे समझ लो, चलो ये एक होती है विधायिका और एक क्या है, कार्यपालिका। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंतर्गत कार्यपालिका में आपका आ जाएगा क्या, राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तो कैसी कार्यपालिका है, वास्तविक, और ये कैसी है, ओनली नाममात्र की, ठीक है। वही संविधान के अंतर्गत ये नाममात्र का प्रमुख होता है भारत के अंतर्गत, और ये वास्तविक प्रमुख होता है। शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। यहाँ पर देखेंगे विधायिका के अंतर्गत आप मान लो लोकसभा राज्यसभा है, तो यहाँ पर ये क्या करती है, विधायिका ही कानूनों का निर्माण करती है, ये क्या करती है, उनको लागू करती है। कानून का निर्माण तो कौन करा, विधायिका ने किया। अब यहाँ लागू करने का काम कौन कर रहा है, कार्यपालिका, ठीक है। अब यहाँ ये जो है ना आपका प्रधानमंत्री लोकसभा में से भी हो सकता है, राज्यसभा में से भी हो सकता है, कहीं पर लिखा नहीं गया है कि लोकसभा से ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या देखा जाता है कि लोकसभा के अंतर्गत जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को समर्थन प्राप्त हो जाता है, और वो 6 महीने के अंतराल वह विश्वास प्राप्त कर लेता है अपने सभी जो भी लोकसभा सदस्य होते हैं उनका। लेकिन यहाँ पर आपके देखा जाए राज्यसभा से भी चुनकर आ सकता है, और राज्यसभा से भी आता है तो भी अगर उसको 6 माह के भीतर वो अपना लोकसभा में या संसद के अंतर्गत अगर वो विश्वास प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको जो प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति शपथ दिला देता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके अगर मान लो बहुमत ना हो तो फिर गठबंधन, बहुत सारे जैसे 3-4 दलों ने गठबंधन बनाया है, और गठबंधन के फलस्वरूप जो बड़ा दल उसके नेता को फिर क्या है, प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, क्योंकि उसके सदस्य ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये थोड़ा मेरे लिए आज बहुत ही ज्यादा, तो आई होप क्लास लिखना ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्लियर हो गया। अब सरकार का जो संसदीय इसको लिखना कैसे है, ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तीसरा हम लिखेंगे जिसमें लिखने का है, उसमें तो मैंने समझाया है, सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो यहाँ देखेंगे भाई 3 होते हैं ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपके विधायिका, जिसमें से कानून का निर्माण विधायिका करती है, व्यवस्थापिका करती है, दूसरा कानूनों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है, और उन कानूनों की रक्षा करने का कार्य, संविधान की व्याख्या करने का कार्य आपकी न्यायपालिका करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें विधायिका और जो है कार्यपालिका इन दोनों से ही मतलब रखना है। तो यहाँ लिख देंगे विधायिका तथा कार्यपालिका का प्रावधान है, ठीक है। अब यहाँ जिसमें का प्रावधान, जिसमें अब इसके अंतर्गत लिखेंगे जिसमें वास्तविक प्रमुख तथा नाममात्र के प्रमुख की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और आप लोग जान चुके हैं भाई नाममात्र का प्रमुख और वास्तविक प्रमुख कौन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब जो 4th जो विशेषता है ना वो क्या हो जाएगी, और ये कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये भी लिख लो भाई, ब्रिटेन से ग्रहण की गई, ब्रिटेन से ग्रहण की गई। अब यहाँ देखेंगे ये क्लियर हो गया। अब जो 4th जो विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4th विशेषता हम लिख लेंगे आपातकालीन प्रावधान,
कि भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान देखो भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत है, तो भाग लिख देंगे आप भाग 18 के अंतर्गत। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 375 तक, ठीक है 360 तक आपके, क्योंकि 360 वाला भी तो है ना आपके वित्तीय आपातकाल का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 52 से 360 तक। अब यहाँ ये क्लियर हो गया। अब देखो महत्वपूर्ण क्या है, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है ना 352 जिसके तहत आपातकाल लगता है, फिर है आपका अनुच्छेद 356 जिसके तहत आपातकाल लगता है, फिर तीसरा क्या आ जाएगा आपका अनुच्छेद 360 जिसके तहत भी आपातकाल लगता है। अब ये कब कब लगता है और कहाँ लगता है, तो वो हम इसके अंतर्गत लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ जो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है ना, इसको क्या कहा जाता है, आपातकाल की घोषणा। मतलब इस आपातकाल का नाम ही है आपातकाल की घोषणा। और ये जो आपातकाल है किसके अंतर्गत लगाया जाता है, राष्ट्र में लगाया जाता है। किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, तो परिस्थितियों में किन में लगाया जाएगा, अगर किसी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो। ठीक है, राष्ट्र में लगता है तो भाई राष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंतरिक सुरक्षा को खतरा। अब आंतरिक सुरक्षा को खतरा मतलब युद्ध भी हो सकता है कि दो देशों के मध्य, मान लो भारत और चाइना का युद्ध है, तो फिर ये आंतरिक आपातकाल या फिर आपका जो है ना आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकाल लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ गया युद्ध, ठीक है, या फिर अराजकता की स्थिति में, अराजकता की स्थिति में, अशांति, ये मैं एक बार हटा देती हूँ फिर वापस बाद में लिखेंगे। ठीक है, इसको विस्तार से लिख ही लेते हैं। अशांति की स्थिति में, गृह युद्ध की स्थिति में। ठीक है, अगर देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई हो तो भी भाई आंतरिक असुरक्षा के को खतरा है। और दूसरा बाह्य सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा भी लिख लो, वैसे तो युद्ध हो गया है लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि बाह्य सुरक्षा को भी क्या हो, खतरा हो, तो फिर भी तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो इसका कब कब प्रयोग किया गया है, तो प्रयोग इसका 3 बार हुआ है अभी तक। एक तो कब हुआ था 1962 में, भारत और चीन के मध्य युद्ध के समय। ठीक है, भारत और चीन के मध्य युद्ध के समय इसका प्रयोग हुआ, किसका, अनुच्छेद 352 के तहत, किसका, राष्ट्रीय आपातकाल का, और 1962 के अंतर्गत। ठीक है, भारत और चाइना के मध्य युद्ध के समय। दूसरा कब प्रयोग हुआ, अनुच्छेद आपके 1971 के अंतर्गत, जब बांग्लादेश का निर्माण भी तो 1971 में ही हुआ था, तो 1971 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य युद्ध के समय। ठीक है, वो सॉरी पाकिस्तान के मध्य, भाई युद्ध तो हमने पाकिस्तान के साथ में लड़ा था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के समय। ठीक है, तीसरा हमने कब प्रयोग किया, तीसरा हमने प्रयोग नहीं किया था, एक कह सकते हैं भाई निजी कारणों की वजह से प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार ने जो है प्रयोग किया था, उस वक्त जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी थे, उनसे सिफारिश करके इन्होंने आंतरिक आपातकाल लगा दिया था। अब यहाँ इन्होंने जो बहाना दिया है, क्या दिया है, वो है हमें आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है, अब आंतरिक गड़बड़ी देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है क्या गड़बड़ी रही थी, ये क्या हो चुका है भाई पिछली स्लाइड, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंतरिक गड़बड़ी, अच्छा ये इधर नेक्स्ट स्लाइड चेंज हो गई क्या, तो यहाँ पर अपन ध्यान देंगे कि इधर लिखेंगे आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंदिरा गांधी ने क्या हुआ था, देखो स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी की जो सरकार है वो क्या लेकर आई थी, गरीबी हटाओ का नारा, और गरीबी हटाओ के नारे के साथ साथ में 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर आई थी। लेकिन क्या हुआ, लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए और काफी भारी संख्या में, जैसे आपके जयप्रकाश नारायण, इनके नेतृत्व के अंतर्गत क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार का घोर विरोध किया गया। रामलीला मैदान के अंतर्गत जो है डेली सभाएं आयोजित की जाती थी, बहुत सारे हड़तालों पर बैठ गए थे लोग। तो यहाँ क्या हो जाता है कि जो इंदिरा गांधी क्या है परेशान हो जाती है, और ये ऐसे सोचते हैं कि मुझे 1 साल और मिल जाए, अर्थात लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष, वो 1 वर्ष और ऐड कर दिया जाए, 6 वर्ष कर दिया जाए, तो क्या होगा, उस 1 वर्ष के दौरान ये अपनी छवि को और अच्छा बना सकती है। ठीक है, तो इन्होंने ये 1975 में जब लागू किया था ना, तो ये आपातकाल कब तक रहा था, 75 से लेकर 77 तक। अब यहाँ इसके मध्य की अवधि 1976। ठीक है, तो 1976 में क्या हुआ, आप सभी को पता है, हमने कल ही पढ़ा था प्रस्तावना में, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके तहत प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी अखंडता और दूसरा क्या जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष।
अब यहाँ पर एक और परिवर्तन किया गया इनकी सरकार के द्वारा, लोकसभा सदस्य। अब यहाँ देखो प्रधानमंत्री खुद भी लोकसभा का सदस्य ही तो होता है, भाई प्रधानमंत्री के निर्वाचन थोड़ी होता है, वो तो फिर बाद में चुना जाता है उन्हीं लोकसभा सदस्यों में से। 6 महीने के भीतर जो है जब निर्वाचित हो जाता है ना लोकसभा सदस्य, तो 6 महीने के भीतर उसको विश्वास मत हासिल करना रहता है, तो तब चुना जाता है। बाकी वो जब निर्वाचित होकर आता है तब प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होकर आता, वो लोकसभा सदस्य के रूप में ही निर्वाचित होकर आता है, या राज्यसभा सदस्य भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवश्यक नहीं है कि भाई लोकसभा सदस्य ही बने, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, जिसको फिर जब इन्होंने 1977 में जब ये आपातकाल हटाया, मतलब ये आपातकाल हट चुका था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इनको नोटिस भेजा गया था, तो ये जब आपातकाल हटा तो क्या होता है, फिर 44वां संविधान संशोधन होता है। ये कब होता है, फिर 1978 में। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, फिर से 5 वर्ष कर दिया गया किसका, लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है, एक चीज क्लियर। और यहाँ पर ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1978 में जो हुआ था, एक इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ क्या होता है, आपका जो अनुच्छेद 31 है ना, अनुच्छेद 31 है ना, ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है भाई। अनुच्छेद 12 से 35 तक के अंतर्गत क्या आ जाते हैं आपके मौलिक अधिकार, कौन से भाग में है, भाग 3 के अंतर्गत है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और यहाँ जो अनुच्छेद 31 है ये किसका अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। इसको रिप्लेस करके अब यहाँ पे क्या हुआ, इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत डाल दिया गया, ठीक है। इसको क्या बना दिया गया, अब ये मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके अपने अलग रीजन है क्यों बनाया गया, तो ये हम जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना उसके अंतर्गत विस्तार से पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखो आपको जो लिखने का है वो मैटर है इतना ही ओनली, ये मैं एक बार हटा देती हूँ, ये इधर का नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए था। हाँ ये आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज लिख सकते हैं। ये हमने सिर्फ अनुच्छेद 352 अभी देखा है, अनुच्छेद 356 और 60 अभी बाकी है जो आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ देखेंगे, स्लाइड में चेंज कर देती हूँ, नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये जो आपातकाल कहाँ लगाया जाता है, राज्यों के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे राज्य में, यहाँ पर देखो राज्य में लगाया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, जैसे हमने राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए आपातकाल को आपातकाल की घोषणा कहा है, वैसे ही हमने अनुच्छेद 356 को क्या कह देंगे हम, राष्ट्रपति शासन। क्योंकि देखो क्या होता है स्टूडेंट, अगर किसी राज्य की सरकार के अंतर्गत आंतरिक जो है कलह की स्थिति हो जाए या संवैधानिक तंत्र वहां का विफल हो जाए, तो फिर क्या होता है, वहां के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति शासन करने के लिए, अदरवाइज राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे राज्य सरकार या राज्य मंत्री परिषद, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो यहाँ इस लाइन को कंप्लीट करना है। या देखो यहाँ पर एक चीज और लिख लो, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भी, इसके अलावा ओब्लिक, चलो इधर ही लिखवा देती हूँ मैं एक बार अच्छे से ही, विफल हो जाए या फिर आंतरिक कलह, राज्य सरकार में आंतरिक कलह होने पर भी, अब यहाँ देखो आंतरिक कलह होने पर भी लगा दिया जाता है। अब यहाँ अगर कोई राज्य, अगर ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशंस ऐसी आई है कि उसके अंदर राज्य जो है स्वायत्तता या अलग देश के अंतर्गत मिलना चाहता है, उस वक्त भी क्या होता है, हमारी देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के। तो स्टूडेंट्स हम समझ रहे थे, हमने अनुच्छेद 352 को समझ लिया है। तो आपातकालीन जो प्रावधान है अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत लगाए जाते हैं। और ये इस भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 18 के अंतर्गत। तो यहाँ 352 हमने समझ लिया, राष्ट्र के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है, 3 बार अभी तक लगाया जा चुका है। अनुच्छेद आपके 1962 के अंतर्गत भारत और चाइना के मध्य युद्ध के समय, दूसरा भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के समय 1971 के अंतर्गत, और तीसरा लगाया गया आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर या कुछ स्वार्थपूर्ण जो है महत्वाकांक्षा के आधार पर भी इसको हम कह सकते हैं, वो आप विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिया है।
तो अनुच्छेद 356 के तहत अब हम पढ़ रहे हैं, ये आपातकाल लगाया जाता है कब? राज्यों के अंतर्गत लगाया जाता है। किन परिस्थितियों के अंतर्गत? राज्य की अगर मंत्री परिषद या राज्य की सरकार, तो वहाँ का या तो मुख्यमंत्री या वहाँ की जो राज्य सरकार है संवैधानिक तंत्र को जो है संवैधानिक तंत्र को कंट्रोल करने में जो है विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र वहाँ का विफल हो जाए, या राज्य की सरकार में आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ठीक है, ये आंतरिक कलह की स्थिति ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर कोई राज्य मनमानी करने लग जाए किसी दूसरे देश में विलीन होने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारी केंद्र सरकार क्या करेगी? उस पर जो है आपातकाल लगा देगी राज्य के अंतर्गत, पर्टिकुलर राज्य में, और वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है उस समय तक शासन चलाया जाएगा जब तक नई सरकार गठित नहीं की जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लियर लिख लिया है, तो यहाँ लिख लेंगे प्रथम बार जो है, प्रथम बार कहाँ पर लगा है या लगा है ये वाला आपातकाल? तो ये लगाया गया था पंजाब के अंतर्गत, पंजाब में लगाया गया था, बेअंत सिंह की सरकार थी उस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, 1951 में ये लगाया गया था, 1951-52 के अंतर्गत, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो ये इसका जो है प्रयोग किया गया 90 से अधिक बार, इस आंतरिक जो ये राष्ट्र एक राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है वो 90 से अधिक बार प्रयोग किया जा चुका है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अनुच्छेद 360 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहेंगे हम वित्तीय आपातकाल। तो ये वित्तीय संकट की स्थिति में, भूखमरी की स्थिति में, या फिर जैसे अकाल की स्थिति में लगाया जाता है। तो भारत के अंतर्गत अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया है, अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान में रखना है, अभी तक प्रयोग नहीं किया गया, अभी तक प्रयोग नहीं किया गया, अभी तक प्रयोग नहीं किया गया। अब यहाँ पर लिख देंगे ये किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? अकाल, अकाल, भूखमरी, वित्तीय संकट, की स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। इसके बाद में देखेंगे हम कि ये तो हो गई भारतीय संविधान की जो विशेषता थी, ये हमने पूरा पढ़ लिया है कि आपातकालीन जो प्रावधान है वो भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो ये आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, वहां से लिए गए हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने कहीं पे ये पढ़ा होगा कि जर्मनी से प्रावधान लिए गए, तो आपको मैं बता दूं जर्मनी से आपातकाल के अंतर्गत, आपातकाल में जो हमारे मौलिक अधिकार जो हमें प्रदान किए गए संविधान के द्वारा, तो आपातकाल के अंतर्गत क्या होता है? मौलिक अधिकार लैप्स हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो कटौती हो जाती है वो प्रावधान कहाँ से लिया है हमने? जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से, ठीक है, या वाइमर संविधान से। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखो स्टूडेंट्स, पहले मताधिकार की जो आयु थी वो 21 साल थी, लेकिन आपके 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान कब हुआ था? ये 1989 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है? वर्तमान में मतदाता की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष कर दी गई है। क्लियर? अब इसके अंतर्गत जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसमें मतदाता की आयु है जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रत्येक जो है स्त्री पुरुष सभी को मत देने का अधिकार है, और लोकतंत्र के अंतर्गत जो है जो हमारे प्रतिनिधि है जो सरकार बनाते हैं उनको जो है निर्वाचित करने का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, ये एक विशेषता कंप्लीट कर ली हमने। फिर दूसरा देखेंगे कि हमारा भारत कैसा देश है, या राजनीतिक शब्दावली में एक देश को राज्य भी कहा जाता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा देश। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है, कल की क्लास में पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 के अंतर्गत आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत 3 नए शब्द जो है जोड़ दिए गए थे, किसके अंतर्गत? प्रस्तावना में, भारत की प्रस्तावना में। तो ये 1976 में हुआ, और इसके तहत जो है क्या शब्द जोड़ा गया? अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, और भारत को क्या बना दिया गया? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत एक धार्मिक धर्म के आधार पर जो है बहुलता वाला देश है। भारत में बहुत सी संस्कृतियां इस तरह आकर विलीन हो चुकी, जैसे नदियां आकर एक समुद्र में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे धर्म और जैसे कि धार्मिक जो है
सकता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और भी जैसे बहुत सारे पंथ भी हैं। तो यहाँ पर धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भारत कैसा एक देश हो गया, हम किसी भी एक देश एक धर्म को जो है ज्यादा महत्व नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हम एक को ले लेते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये भी हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। देखो स्टूडेंट्स, हम जो है किसका उपनिवेश रह चुके हैं, या भारत जो है किसका उपनिवेश रह चुका है, तो ब्रिटेन का रह चुका है। भाई देखो ये एक है कोई कमजोर राष्ट्र, ठीक है, और इसके विपरीत ये कोई एक राष्ट्र है जो कैसा राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है। तो यहाँ पर शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा कमजोर राष्ट्र के संसाधनों पर आधिपत्य करके उसको जब गुलाम बना लिया जाता है, आर्थिक रूप से उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया जाता है, तो वो उसका क्या बन जाता है, उपनिवेश, ठीक है। तो ये डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा जो है ब्रिटेन ने हमें दिया है भारत को। तो आज तक हम लोग यही मानते हैं कि भारत एक समय में ब्रिटेन का गुलाम रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हुआ, उस वक्त जब 1858 के अंतर्गत ताज का शासन आ गया था, तो ताज के शासन के बाद में जो भी अधिनियम पारित किए गए थे वो भारत की स्थिति में सुधार के लिए पारित किए गए थे। क्योंकि भारत क्या है कि भारतवासी जागरूक हो चुके थे कि अपने अधिकारों के लिए, तो वो आंदोलन कर रहे थे। इसी वजह से जो है ब्रिटेन की जो सरकार है उसने भी अपनी जो दमनकारी नीतियां है उसको थोड़ा सा जो है नम्य बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो अधिनियम आए जिसके अंतर्गत आपके 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ये भी है। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इससे हमने ऐसे कैसे 321 जो धाराएं हैं वो हमने ग्रहण की है, भारतीय संविधान में शामिल की है 321, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है ना हमारे संविधान पर, एक तो ब्रिटेन का ही पड़ा है, क्योंकि ब्रिटेन के शासन के अधीन ही ये अधिनियम आए थे। तो यहाँ 321 धाराएं हमने ऐसे कैसे ग्रहण कर ली, और इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से हमने जो है ग्रहण किए हैं बहुत सारे प्रावधान, जिसके अंतर्गत एकल नागरिकता भी है, तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया, लिख लेंगे। वैसे मैं कल की क्लास में जो है आप सभी को जो भारत के संविधान में हमने जो भी सोर्सेज हमने अपनाए हैं अन्य देशों के संविधानों से, वो भी पढ़ाने वाली हूँ। तो क्लास मिस नहीं करनी है, और बाकी क्लासेस भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रिटेन से ग्रहण किया गया या की गई, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का मतलब क्या है। देखो भारत में अगर हम राजस्थान के वासी हैं तो भी हमारे पर एक ही लागू होती है, एक ही नागरिकता, कौन सी, भारतीयता, कि हम एक भारतीय हैं, ठीक है। हम कहीं भी किसी भी राज्य के निवासी हैं तो भी हम भारतीय हैं, एकल नागरिकता है। और दूसरे महत्व, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो अमेरिका की नागरिकता और भारत की नागरिकता हम साथ में ग्रहण नहीं कर सकते, अर्थात किसी भी सिचुएशन में हम दो नागरिकता नहीं अर्जित कर सकते, अन्यथा हमारी जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेते हैं, या फिर 7 वर्ष से अधिक अगर हम किसी दूसरे देश में निवास करते हैं और यहाँ की नागरिकता को त्याग किए बिना, ठीक है, तो हमारी ये जो भारतीय नागरिकता है इससे हमें बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है। वैसे नागरिकता वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत जो नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं वो भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत मैं अच्छे से समझा दूंगी। तो यहाँ पर देखो, और इसके विपरीत जैसे हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां पर जो राज्य है या प्रांत है उनको क्या कहा जाता है, कैंटन कहा जाता है, कैंटन्स में डिवाइड किया गया है। तो अमेरिका के अंतर्गत क्या होता है, कैंटन पर्टिकुलर, हर कैंटन की अलग नागरिकता है और साथ में एक देश की अलग नागरिकता है, और दोहरी नागरिकता का वहां पर प्रावधान है। लेकिन भारत के अंतर्गत ऐसा नहीं है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एकल नागरिकता जो हमें क्या बनाती है या क्या देती है, भारतीयता का दर्जा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एकल नागरिकता दी गई है हमें और भारतीय है हम, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो भारतीय मतलब संविधान की विशेषता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो विशेषता है इसके अंतर्गत हम ले लेते हैं त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार से मतलब क्या हो जाएगा, देखो हमारे देश के अंतर्गत जो सरकार का जो है पद सोपानिक जो है मॉडल अपनाया गया है, जिसमें शीर्ष पर कौन सी सरकार है, आपके केंद्र सरकार, अर्थात आपकी संसद, और जो संसद, राष्ट्रपति, और केंद्र सरकार के अंतर्गत मतलब कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका और विधायिका आ जाएगी। इसके अधीनस्थ कौन सी सरकारें आती है, राज्य की सरकारें, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर राज्य सरकारें। इनके अधीन आ जाता है आपका स्थानीय शासन, जिसमें स्थानीय शहरी शासन और ग्रामीण शासन दोनों प्रकार के शासन आ जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये विशेषता क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ देखो दूसरी विशेषता हम देखेंगे, संसद की संप्रभुता।
तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता में समन्वय। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता में समन्वय। अब यहाँ पर देखेंगे हम, एक होता है स्टूडेंट्स कार्यपालिका, एक होती है आपके विधायिका, या फिर इसको क्या कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में, व्यवस्थापिका। तीसरी हो जाएगी हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है या फिर न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, विधायिका क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। कानून निर्माण का कार्य कौन करता है, आपके विधायिका। इन कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है, आपके कार्यपालिका। तो यहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर, भाई राष्ट्रपति जो है अंतिम स्वीकृति देता है किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए, और वहीं से जो है कोई कानून लागू होता है, और जो पूरी जो नौकरशाही के द्वारा ये फॉलो किया जाता है। जैसे राज्य के अंतर्गत, जैसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद में जिले के अंतर्गत लागू कर दिया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कानूनों को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। जैसे मान लो कोरोना टाइम में जैसे लॉकडाउन हो गया था, तो उस वक्त जैसे बहुत सारे सभी लोगों को जैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जो भी अगर बाहर निकल रहा था तो उन पर क्या किया जा रहा था, लाठीचार्ज या डंडे बरसाए जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो पुलिस जो फॉलो करवा रही थी कानून, तो यहाँ पर जो है उसको क्या करवा रहा है, जो कानून इम्प्लीमेंट हो चुका है उसको लागू करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाई धारा 344 जो है लगाई गई थी, उस वक्त जो है क्या किया गया था, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको, उस कानून को लागू करवाने का कार्य किया गया। तो यहाँ पर लागू करवाने का कार्य कौन करता है, आपके कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत संपूर्ण नौकरशाही आ जाती है। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर कोई कानून, जैसे एक व्यक्ति का अगर कोई कर्तव्य है तो वो दूसरे व्यक्ति का अधिकार है, अगर उस दूसरे व्यक्ति के अगर अधिकार का अगर हनन हुआ तो वो दूसरा जो व्यक्ति है जिसके किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के अधिकार का हनन हुआ है, तो वो न्यायपालिका में जाकर जो है दायर करवा सकता है। और वाद दायर करवाने के बाद में क्या होगा कि उसके जो है अधिकार की रक्षा की जाएगी, किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जब न्यायपालिका किसी भी कानून की रक्षा करती है, किसी भी व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करती है, तो उस वक्त उस सिचुएशन में क्या होता है कि न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। व्याख्या मतलब क्या हुआ कि संविधान में क्या वर्णित किया गया है और आपके द्वारा क्या व्यवहार में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डिफरेंस बताया जाता है। तो यहाँ संविधान की व्याख्या करने का कार्य कौन कर देगा, न्यायपालिका। तो यहाँ संविधान की व्याख्या और साथ में कानूनों की रक्षा, तो कानूनों की रक्षा भी, और साथ में देखो न्यायिक सर्वोच्चता की जो है ना, न्यायिक सर्वोच्चता ये भी जो है या न्यायिक सक्रियता, वो भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा। जैसे मान लो कि यहाँ जो विधायिका के अंतर्गत जो कानून बना रहा है वो कोई भगवान थोड़ी है कि उसके द्वारा बनाए गए कानून जो है हमेशा सही हो। तो यहाँ अगर किसी भी कानून को अवैध अगर पाया जाता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, और उसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायपालिका है उसको अवैध घोषित कर देगा। तो यहाँ पर ये अपनी न्यायिक सक्रियता का जो है परिचय देता है, और उसको फिर से विचार विमर्श के लिए अगर संसद के पास में भेजा जाता है तो न्यायिक पुनरावलोकन का परिचय देता है। ठीक है, तो यहाँ आपने जो समझा है, ये पूरा समझाने का मेरा मतलब ये है कि संसद की यहाँ संप्रभुता किससे तय होती है, क्योंकि ये क्या करती है, कानूनों का निर्माण कर रही है संसद। ठीक है, विधायिका या व्यवस्थापिका यही तो संसद है, तो यहाँ ये क्या कर रही है, कानूनों का निर्माण कर रही है। तो संप्रभु इस प्रकार से, संप्रभु कौन हुआ, संसद। देखो स्टूडेंट्स, संप्रभु वैसे भारत की जनता है, क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है हमें संबोधित करती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन हम सभी जाकर सरकार नहीं चला सकते, इसीलिए यहाँ पर संसद संप्रभु है। ठीक है, तो यहाँ इस स्थिति में संसद की संप्रभुता का भी समन्वय है, और साथ में न्यायपालिका को भी हमने निष्पक्ष, स्वतंत्र और सर्वोच्चता हमने दी है, तो इसका भी समन्वय है। तो यहाँ देखो, ये पूरा आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद में हम लिख लेते हैं कि संसद की संप्रभुता हमने किस देश से अपनाई है, और साथ में जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो हमने किस देश से अपनाई है। देखो स्टूडेंट, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, हमारा एक जो देश एक शिशु के भांति था, हमें इतना कोई नॉलेज भी नहीं था शासन करने का, और काफ़ी वर्षों तक हम जब गुलाम रहे, तो हमारे जैसे या ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी शेर को जो है बहुत समय तक पिंजरे में रखा जाए तो वो अपने शिकार करने का हुनर भूल जाता है। तो भारत को जो है बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी, और संविधानों का जब अध्ययन किया, विश्लेषण किया, उसके बाद में हमने एक निष्कर्ष पर पहुंचे
कि हमें जो है मध्यम मार्ग का सहारा लेना चाहिए, किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन को हम नहीं अपना सकते, क्योंकि भारत उस वक्त स्वतंत्र हुआ था और भारत की ऐसी परिस्थितियां भी नहीं थी, क्योंकि इनके अलावा भी हमें बहुत सारे ऐसे विषय थे उन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, जैसे बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ठीक है, उस वक्त सामाजिक जो भेदभाव जो व्याप्त था तो उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता थी। साथ ही धर्मों के अंतर्गत जो अंग्रेजों ने जो लड़ाइयाँ करवा गए थे तो उसके अंतर्गत उनमें सुधार की आवश्यकता थी। बहुत सारी भूमि जो जब्त कर ली गई थी उनको भी जो है भूमिहीनों को जो है वितरण की हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, ठीक है। और कृषि प्रधान देश को जो है धीरे धीरे उद्योगों के अंतर्गत बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमारे सामने जो है समस्याएं थी जिनका जो है निवारण किया जाना आवश्यक था। तो यहाँ हमने सोचा कि भाई भारत, देखो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि भारत गौतम बुद्ध का देश है। गौतम बुद्ध हमेशा मध्य मार्ग को अपनाने पर बल देते हैं, और आपके लाइफ में भी अगर कभी भी अप्स डाउन कुछ भी आता है तो आप कभी भी किसी भी डिसीजन मेकिंग में अगर आप प्रॉब्लम फेस करें तो मध्यम मार्ग अपनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम भारत ने भी ये किया है। ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया, ये जो संसद की जो संप्रभुता है हमने कहाँ से ग्रहण की है, संसद की संप्रभुता का जो सिद्धांत है ये हमने ग्रहण किया है कहाँ से, ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से। अब यहाँ पर हम संसद को इतना भी निरंकुश नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए हमने संसद पर कुछ अंकुश रहे। इसी वजह से हमने न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी ग्रहण की। न्यायपालिका की सर्वोच्चता हमने कहाँ से ग्रहण की, अमेरिका के संविधान से। लेकिन यहाँ पर हम अपने संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते थे कि भाई आने वाले काल में या आने वाले समय में इनमें परिवर्तन ही ना किया जा सके। इसी वजह से हमने संसद को संप्रभु बनाया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना आवश्यक है। भाई देखो यहाँ हमने जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका से ग्रहण की, तो अमेरिका का संविधान कठोर नहीं है क्या। भाई देखो यहाँ पर जो अमेरिका का संविधान जब बना था तो अभी तक उसके अंतर्गत मात्र 7 अनुच्छेद है और 27 बार ओनली संशोधन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका के संविधान से कठोर संविधान क्या ही हो सकता है। तो हम ये भी नहीं चाहते थे, हम ये चाहते थे भाई आने वाले समय में हमें आवश्यकता तो पड़ेगी कि और कानून लाए जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से और भी संशोधन किए जाएंगे। तो इस वजह से हमने संसद को भी संप्रभु बनाया कि वो भी आने वाले समय में अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी भी प्रकार के संशोधन कर सके। और संशोधन की जो प्रक्रिया हमने लचीली भी मानी है, नम्य भी और अनम्य का भी समन्वय माना है कि विशेष बहुमत से भी और साधारण बहुमत से भी, ठीक है। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 आपको ध्यान में रखना है और साथ में ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो विशेषता हम पढ़ते हैं कि क्या है कि हमने ये एक तो देख लिया, जैसे कि एक नागरिकता हो गई, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया, ठीक है। और साथ ही जो है संविधान की जो है सर्वोच्चता, हमने संविधान की जो सर्वोच्चता है वो भी मानी है, साथ में संसद की संप्रभुता भी मानी है। अब एक जो लास्ट हमारी जो विशेषता बच गई है ये देख लेते हैं हम, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मैंने बताया कि हर व्यवस्था के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत जो पद सोपानीय व्यवस्था है कि मतलब शीर्ष पर है, शीर्ष पर भी कोई एक निकाय है और फिर मध्य के अंतर्गत भी किसी भी एक गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया और अधीनस्थ भी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एकीकृत और जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र तो इस मामले में है कि अगर कोई भी अगर संसद कानून बनाती है उस पर अगर चाहे तो ये विचार विमर्श के लिए फिर से विधेयक को पुनः भेज सकती है। कौन भेज सकता है, न्यायपालिका। और एकीकृत किस प्रकार से है कि सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर आपका उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं। इसके अधीन आ जाएगा आपका हाई कोर्ट राज्यों के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको हम उच्च न्यायालय भी बोल सकते हैं, उच्च न्यायालय। और यहां पर लिख देती हूं मैं उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब यहां देखो आपके जिला अदालतें आ जाती है, इसके अधीन आ जाती है आपके जिला अदालतें, ठीक है। अब यहाँ पर जिला अदालतों से भी नीचे है लोक अदालतें हैं, छोटी मोटी जो अदालतें होती है वो आ जाएगी। तो यहाँ देखो ये आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ देखो एकीकृत का मतलब क्या हुआ, ये संपूर्ण किसको, ये पूरी जो व्यवस्था है ना ये किसको फॉलो करती है, संविधान को, और संविधान के आधार पर ये निर्णय देती है। तो यहाँ अगर मान लो हाई कोर्ट ने कुछ और निर्णय सुनाया हो, ठीक है, को ये सोर्स तो मानकर संविधान को ही सुनाएंगे कोई भी निर्णय, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई और निर्णय सुनाया हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुना दिया वही मान्य होगा। और यही इसकी एकीकृत विशेषता को दर्शाता है
कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी ने जो है ये पूरी विशेषताएं कंप्लीट पढ़ ली है। आई होप आप सभी के समझ में आ चुका होगा। लास्ट क्लासेस भी आपको देखना है प्लेलिस्ट में जाकर, और बने रहना है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है, और आप सभी दोस्तों के, आपके जो भी दोस्त हैं उन सभी के पास में शेयर कर देना है, और अपने भाई बहनों को भी रिकमेंड करना है क्लासेस से रिगार्डिंग। और भी जो है टीचर्स भी आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना है, बेल आइकन प्रेस कर ही देना है, और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।